हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीटेक पॉली पर। और हम अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और इसका आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखेंगे, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध देखेंगे इसमें। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने मैकेनिक्स के पहले और दूसरे चैप्टर को कंप्लीट किया था। अगर आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। तो पहले आप ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर का मतलब क्या है। यहाँ लिखा है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बतानी है, यानी संतुलन की क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, उसके क्या कंडीशन होती हैं, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। क्लियर। तो इस चैप्टर में दोस्तों 2 टॉपिक सबसे मेन बनते हैं। एक तो ये टॉपिक मेन बनता है कि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स के लिए क्या कंडीशन होती हैं। दूसरा बनता है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स की क्या कंडीशन होती है, यानी समतलीय संगामी बल के लिए प्रतिबंध क्या होते हैं और समतलीय असंगामी बल के लिए प्रतिबंध क्या होते हैं। तो ये दोनों जो शुरू वाले टॉपिक है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसमें इस चैप्टर में सबसे मेन यही 2 टॉपिक हैं। बाकी नीचे वाले तीनों टॉपिक इन्हीं दोनों टॉपिक से बनते हैं। ठीक है। तो पहले दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड दूसरा है जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी कि संगामी बल निकाय और असंगामी बल निकाय। संगामी और असंगामी की क्या बतानी है हमें, संतुलन के प्रतिबंध बताने हैं। क्लियर। 2 टॉपिक ये थे जो सबसे मुख्य हैं। इसके बाद 3 टॉपिक और हैं इसमें। एक तो है फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन का बल नियम, और एक है हमारा मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन का आघूर्ण नियम। ये हमारे यूपीवीटी के एग्जाम में 2001 में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला संतुलन का आघूर्ण नियम क्या होता है। और हम बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, हालांकि मूवमेंट अगला चैप्टर आएगा हमारा चौथा वाला, जिसमें मूवमेंट एंड कपल पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसमें मूवमेंट का थोड़ा सा यूज होगा। ठीक है, बिकॉज इस वाली कंडीशन में मूवमेंट आएगा, इसीलिए मूवमेंट के बारे में भी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। बट डिटेल स्टडी हम चैप्टर 4 में करेंगे मूवमेंट के। बट न्यूमेरिकल हमारे हो सकें इसलिए इतना मैं आपको इस चैप्टर में बता दूंगा। मूवमेंट की डेफिनेशन, मूवमेंट का फॉर्मूला, इसके टाइप्स वगैरह थोड़ा सा यहाँ बात कर लेंगे, बाकी सब हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं। कितने टॉपिक हैं, केवल 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक याद रहेंगे। पहला क्या था हमारा, पहला था जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी समतलीय संगामी बल निकाय के लिए संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। दूसरा टॉपिक था हमारा जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी समतलीय असंगामी बल निकाय के लिए संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। ये 2 मेन टॉपिक थे शुरू के। तीसरा हमारा टॉपिक था फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, चौथा है मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और 5वां मूवमेंट है। तो ओवरऑल 5 टॉपिक है, आपको ये उंगलियों पर हट जाने चाहिए इस चैप्टर में कौन कौन टॉपिक है। ठीक है। एंड दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अभी मेरा एक एग्जाम आने वाला है जिसकी टेंटेटिव डेट आई हुई है जून में, तो इसलिए आपकी क्लासेस लगातार नहीं हो पा रही हैं। एक दिन का गैप हो जाता है, कभी कभी 2 दिन का गैप हो जाता है, तो उसके लिए बड़ा सा सॉरी आप सभी से, बिकॉज प्रॉपर क्लास ना होने की वजह से आप लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते होंगे। बट अब बिल्कुल चिंता ना करें, जून के लास्ट में एग्जाम डेट दी है। अगर जून के लास्ट तक एग्जाम हो जाता तो उसके बाद प्रॉपर क्लास चलाएंगे। बाकी जून तक भी मैं 1 दिन का गैप करके भी अगर आपको क्लासेस दूंगा तब भी आपका मैकेनिक्स तो ओवरऑल कंप्लीट हो ही लेगा, ज़्यादा ना तो। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। एंड क्लासेस अब आपकी बड़ी रहेंगी, बिकॉज मुझे डेली टाइम तो मिलेगा नहीं, बिकॉज अपनी भी पढ़ाई करनी है मुझे। एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है, आप जानते हैं काफ़ी बड़ी पोस्ट है। तो अब आपको मैं बड़े बड़े लेक्चर्स दूंगा। जैसे मुझे ये चैप्टर है तीसरा, तो इसकी जितनी भी ये थ्योरी पार्ट है वो हम इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक ही लेक्चर में। एंड दूसरे लेक्चर में मैं इसके सभी न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो ये चैप्टर हमारा 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर आपको आज प्रोवाइड कर दे रहे हैं, एक लेक्चर आपको या तो कल ही टाइम मिल गया तो कल, अदरवाइज परसों आपको मिल जाएगा दूसरा लेक्चर भी। तो इस तरह हमारा तीसरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। यानी केवल 7 चैप्टर हैं इसमें, और अगर मैं 1 दिन का गैप करके भी पढ़ाऊँ और हर चैप्टर को 2-2, 3-3 लेक्चर में कंप्लीट करता चलूँ, तब भी मैं ईजिली कोशिश करूँगा कि आपका 15 जून तक कंप्लीट हो सके मैकेनिक्स। ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना प्लीज़ करके, थोड़ा पेशेंस रखें, और चैनल का जो घंटी वाला बटन होता है ना उसको दबा लो आप, जिससे कि जब भी वीडियो आएगी, बिकॉज मैं प्रॉपर टाइम तो बता नहीं सकता आपको किस टाइम आया करेगी, क्योंकि अब गैप हो रहा है बीच में थोड़ा सा, तो आप उसको अगर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इसके अलावा आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको लिंक दे देता हूँ, जिससे कि जब भी क्लास आएगी आप वहाँ से भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बट भरोसा नहीं तोड़ूंगा आपका, थोड़ा सा विश्वास रखना, आपका कोर्स कंप्लीट मैं कराऊंगा आपका, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। बिल्कुल फ्री
ऑफ कॉस्ट कंप्लीट मैकेनिक्स कराऊंगा और इतना अच्छा मैकेनिक्स आपको करा दूंगा कि आपको इन फ्यूचर भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका यूपीबीटी एग्जाम तो क्या, जेई एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसको पूरा खत्म करने के बाद मैं आपको एमसीक्यूज भी लगवा दूंगा इसके, जो जेई में आते हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें आप, आपका मैकेनिक्स कराना मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्लासेस थोड़ी लेट हो सकती हैं, और कंप्लीट कोर्स आपका जरूर होगा। तो काफ़ी सारी बातें हो गई दोस्तों, अब चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो इस सबको मैं रफ कर रहा हूँ। आप एक बार इस सिलेबस का यानी तीसरे चैप्टर का जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड फिर आप पहली वाली हेडिंग लिख लीजिए। और पहली हेडिंग लिख के हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना पहली हेडिंग से। रफ कर दें इसे। चलिए, तो सबसे पहली हेडिंग आप लिख लीजिए जो आपके सामने लिखी हुई है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्लाइड में इसकी थ्योरी भी शो करा दूंगा, और वहाँ से देख के भी लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको यहाँ भी समझा दूंगा। सबसे पहली चीज़ आप इसका मतलब समझते चलें कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना है हमें। सबसे मेन चीज़, तो सबसे मेन चीज़ यहाँ लिखा है जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी कि संतुलन के प्रतिबंध से क्या मतलब है। ये एग्जाम में कभी कभी संतुलन के प्रतिबंध लिखा था हिंदी में, कभी कभी संतुलन के लिए शर्तें लिखा आ जाता है कि संतुलन की क्या क्या शर्तें होती है। अच्छा, संतुलन से मतलब तो समझते हैं, इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब संतुलन में है। संतुलन से मतलब ये है कि उसके परिणामी बल का मान 0 है। संतुलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो संतुलन है इसका मतलब होता है कि उसके रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कैसी है। किसी भी बॉडी, कोई बॉडी है ये, किसी भी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रहा है आपका, जो आर काम करेगा। जैसे मैंने एक बल ये लगा दिया, एक बल ये लगा दिया सपोज, ठीक है, और अगर मैंने इसका परिणामी बल आर निकाला, ठीक है, तो ये आर अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे ये बॉडी कैसी है आपकी, इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है। तो संतुलन से मतलब होता है कि कोई भी बॉडी कब संतुलन में होगी, जब उसके आर की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो हम कह देंगे ये बॉडी हमारी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। तो संतुलन शब्द का मतलब सबको समझ आ रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा है। संतुलन तो सभी जानते हैं ना, यानी कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं करेगा, उसका परिणामी 0 हो जाएगा। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोर्स का 0 हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, डेट मीन्स फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉडी पर। तो बॉडी कैसी हमारी, इक्विलिब्रियम में है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, यानी कि हम कब कहेंगे कोई बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बॉडी की क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, हम कैसे कह देंगे कि ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, इसकी बात करने वाले हैं। जनरल कंडीशन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस की। कैसी, कॉन्करेंट फोर्सेस की कंडीशन, यानी कि संगामी बल के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्करेंट फोर्स होते क्या हैं। कोप्लेनर तो सभी जानते हैं, जो एक प्लेन में काम करते हैं। दूसरा कॉन्करेंट का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट पर लगे होते हैं। तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे जिसमें मैंने एक पॉइंट लिया था, इस पर इस तरह से फोर्स लगा रखे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कई सारे फोर्स मैंने ऐसे लगा दिए। ठीक है, ये 4-5 फोर्स लगे हुए हैं, सपोज F1, F2, F3, F4, F5। तो ये 5 फोर्स एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में संगम हो रहा है। संगम मतलब मिलना, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे एक्ट करती हैं, वे सभी फोर्स हमारे कॉन्करेंट फोर्स होते हैं, संगामी बल होते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब ये जो संगामी बल हैं, ठीक है, ये किसी भी बॉडी का कोई एक पॉइंट था उस पर काम कर रहे थे, तो हम कब कहेंगे कि ये वाली बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, इसकी कंडीशन क्या होंगी। तो मैंने अभी अभी क्या बताया, कौन सी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, जिसका रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, यानी कि जिसका परिणामी बल 0 होता है, जिन पर कार्य करने वाला परिणामी बल 0 होता है, वे बॉडी संतुलन में होती हैं। अब परिणामी बल हम कैसे निकालते हैं इस फोर्स सिस्टम के लिए, तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में एक फॉर्मूला बताया था आर का। क्या बताया था दोस्तों, अंडर रूट में इस तरह का कोई होगा तो सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर। अब ये आर कब 0 होगा, सिग्मा fx भी 0 होना चाहिए और सिग्मा fy भी। अगर सिग्मा fx 0 हो गया, सिग्मा fy 0 नहीं हुआ, तब भी ये 0 नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, और यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ है तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के बात यह है, सिग्मा fx भी 0 होना चाहिए और सिग्मा fy भी। अगर हमारा सिग्मा fx भी 0 हो एंड सिग्मा fy भी 0 हो, तो सिग्मा fx और सिग्मा fy दोनों को 0 रख देंगे तो आर हमारा 0 मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, यदि सिग्मा fx बराबर 0 एंड सिग्मा fy बराबर 0 तो क्या होगा, तो हमारा आर भी 0 हो जाएगा। क्लियर ना। तो हमारे इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन रहती है किसके लिए,
कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए तो ये दो कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी? पहली कंडीशन होती है सिग्मा एफ एक्स 0 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होती है सिग्मा एफ वाई 0 होना चाहिए। अब इसी को हम थ्योरी की फॉर्म में कैसे लिख के आएंगे एग्जाम में? सबसे पहली चीज़, आप सबको सिग्मा एफ एक्स का नाम पता होना चाहिए। सिग्मा एफ एक्स क्या होता है हमारा? कोई बता सकता है सिग्मा एफ एक्स क्या है? मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था सिग्मा एफ एक्स क्या है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है, एक्स मतलब होता है एक्स एक्सिस, एफ मतलब होता है फोर्स यानी बल, और सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, यानी एक्स अक्ष पर जितने भी फोर्स काम करेंगे उन सब का योगफल हम 0 कर देंगे। अब यहाँ पर एक्स अक्ष कहाँ है हमारी? अगर मैं यहाँ चतुर्थांश बना दूँ इस तरह से दोस्तों, इस तरह से मैं चतुर्थांश बना दूँ, यहाँ पर ये ऐसे मैंने चतुर्थांश बना दिया, तो ये तो एक्स अक्ष पे लग रहा है, बट ये फोर्स नहीं लग रहा है एक्स अक्ष पे। तो इन सब के जो हम कंपोनेंट करते हैं, जो घटक करते हैं, जो कि एक्स अक्ष पर घटक आएंगे, जैसे इसका एक घटक यहाँ आएगा, इसका एक घटक आएगा यहाँ पर, इसका एक घटक आएगा यहाँ पर, तो जो इसके कंपोनेंट आएंगे एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट, उन सब का एलजेब्रिक सम 0 हो जाए तो हम कह देंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 हो गया। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से दूसरा चीज क्या है हमारा? सिग्मा एफ वाई बराबर 0। सिग्मा एफ वाई 0 कब होगा दोस्तों? जब इसके वाई एक्स वाले सभी कंपोनेंट 0 हो जाए। जैसे एक तो ये हो गया फोर्स, दूसरा क्या हो जाएगा? इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, तो वाई एक्स वाले जो घटक होंगे अगर उन सब का एलजेब्रिक सम 0 हो जाए तो कह देंगे सिग्मा एफ वाई भी 0 हो गया। तो दो कंडीशन होगी। मैं क्या बोलूँगा इसको थ्योरी की फॉर्म में, ध्यान से सुनिएगा। पहले हिंदी में बोलते हैं हम क्या, कि एक्स अक्ष पर कार्य करने वाले सभी वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग 0 होता है। पहली कंडीशन, पहला प्रतिबंध हो गया। दूसरा प्रतिबंध क्या होगा? बाई एक्सिस पर कार्य करने वाले सभी वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये दूसरी कंडीशन। तो केवल ये दो जनरल कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, किसके लिए? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स के लिए। तो याद रहेगा आप सभी को याद रहेगा दोस्तों। तो मैं इस चीज को रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, और मैं सिंपली यहाँ कंडीशन आपके सामने लिख देता हूँ कि अगर हमारा कोई भी कैसा फोर्स है, कोई फोर्स सिस्टम है हमारा कोप्लेनर कॉन्करेंट जो एक ही बिंदु पर लग रहे हैं, तो इसके लिए केवल दो कंडीशन होंगी। पहली होगी सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, दूसरी कंडीशन होगी सिग्मा एफ वाई बराबर 0। ये दो कंडीशन है सिर्फ, पहली दूसरी। इन दोनों कंडीशन को थ्योरी की फॉर्म में लिख के आ जाना, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। पहला क्या लिखेंगे आप? पहला लिखेंगे एक्स अक्ष पर कार्य करने वाले सभी वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग 0 होगा। दूसरा, वाई एक्स पर कार्य करने वाले सभी वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग 0 होगा। ये हो गया सिग्मा एफ वाई बराबर 0। इन दोनों को इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं द एलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स सिस्टम इज इक्वल टू 0। एंड क्या बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे आप क्या? एलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स सिस्टम इज इक्वल टू 0। ये दूसरी कंडीशन होगी। दोनों कंडीशन आप इजीली लिख सकते हैं, बहुत इजीली। इसके अलावा इसकी जो थ्योरी है वो आपको स्लाइड में दिख जाएगी, आप स्लाइड में देख के भी लिख लीजिए, ठीक है, कि हमारा समतली संगामी बल निकाय के लिए संतुलन के क्या प्रतिबंध है, आपको स्लाइड में शो हो रहा है, वहां से देख के आप लिख लीजिए। पहली कंडीशन क्लियर हुई आप सभी को? सीधे आंख बंद करके याद रखना कि जब भी कोई बॉडी संतुलन में होगी तो उसके लिए सिग्मा एफ एक्स का मान भी 0 होगा, सिग्मा एफ वाई का मान भी 0 होगा। ये दोनों मान 0 क्यों है? क्योंकि आर 0 होना चाहिए, और आर तब 0 होगा जब ये दोनों 0 हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलिए बात करते हैं अब दूसरे टॉपिक की। ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिए। अब अगला समझाते हैं आपको, इसमें हटा दें इसे। दूसरा है हमारा समतलीय असंगामी। यहाँ आ लगा दीजिए, और यहाँ पर आपका कॉन्करेंट लिखा है, वहाँ पर नॉन कॉन्करेंट लिख दीजिए, नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, यहाँ क्या लिख जाएगा आपका? यहाँ लिख देता हूँ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। यानी अब कैसा आ गया? असंगामी आ गया। असंगामी सभी जानते हैं। अब संगम नहीं होना चाहिए फोर्सेस का, मतलब अलग अलग पॉइंट पे कार्य करेंगे फोर्स। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये कोई एक रॉड ले ली, ठीक है, इस रॉड पर एक फोर्स लग रहा है मेरा इधर, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर, ठीक है। ये कोई भी बीम कह दो या कोई रॉड कह दो, बीम में आगे पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए मैं बीम का जिक्र नहीं कर रहा, आप समझो सिर्फ कोई छड़ है, एक ये कोई भी छड़ थी, ये कोई छड़ है, ठीक है, ये वाली। इस पे क्या हो रहा है? ये 4 फोर्स काम कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 फोर्स हैं कोई भी, ठीक है। अब ये चारों फोर्स कैसे हैं दोस्तों? ये समतलीय असंगामी है, बिकॉज सभी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसकी अलग है। सपोज मैंने यहाँ से कह दिया F1, F2, F3, F4, ये 4 बल थे, ठीक है।
और इन चारों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, ठीक है। इसका ये है, ये इस पॉइंट पे काम कर रहा है, इस पॉइंट पे, चारों अलग अलग बिंदुओं पे कार्य कर रहे हैं, इसलिए असंगामी बल होगा। अब इसके लिए संतुलन के सामान्य प्रतिबंध क्या होंगे, ये कब होगा इक्विलिब्रियम में, संतुलन में कब रहेगा, ये तब संतुलन में रहेगा जब इसका रिजल्टेंट, एक तो इसका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट R 0 होना चाहिए। R कब 0 होता है, पहली चीज जब सिग्मा fx बराबर 0 हो, दूसरा जब सिग्मा fy बराबर 0 हो, ये दो तो 0 होने ही होने चाहिए। इसके अलावा इसमें तीसरा एक और कंडीशन जुड़ जाती है दोस्तों। तीसरी कंडीशन क्या, इसमें मूवमेंट भी काम करेगा, बिकॉज पिछले वाला फोर्स जो था वो सभी एक ही पॉइंट पे काम कर रहे थे इस तरह से, और जो फोर्स एक ही पॉइंट पे काम करते हैं उनमें मूवमेंट नहीं लगता, क्योंकि मूवमेंट जो होता है दोस्तों, मूवमेंट अगर हम बताएं, मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट यानी आघूर्ण, तो ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बल गुणा लंबवत दूरी को हम आघूर्ण कहते हैं। अब क्या इसमें कोई लंबवत दूरी है, ये तो एक ही बिंदु पर काम करना, कोई दूरी नहीं है, बट इसमें है दूरी। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लें, सपोज मैंने इसको कह दिया पॉइंट ए था, अगर मैं ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो इस फोर्स के लिए ये फोर्स और यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, ये वाला फोर्स यहाँ तक की दूरी, ये फोर्स यहाँ तक की दूरी, इस फोर्स के लिए मूवमेंट 0 रहेगा, बाकी सबका तो मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो इसीलिए इसमें मूवमेंट भी काम करने लगता है। तो इसमें तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का जो योगफल होगा वो भी 0 हो जाता है। इसमें तीन चीज हो जाएंगी, पहली दोनों तो सेम वही रहेंगी, क्या, एक्स अक्ष पर कार्य करने वाले सभी वियोजित घटकों का बीजगणित योग 0 होगा, दूसरा बाई अक्ष वाले सभी घटकों का योग 0 होगा, तीसरा इसमें जुड़ जाता है कि किसी भी बिंदु के परितः, किसी भी बिंदु के, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है, बीजगणित योग होता है, वो भी 0 होगा। इसमें समझ पा रहे हैं। तो पहले की केवल ये वाली दोनों कंडीशन थी, इसकी तीसरी कंडीशन ये भी ऐड हो गई। तो अगर आपसे नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहता है तो आप क्या लिख के आएंगे, ये वाली तीनों कंडीशन लिख के आएंगे। कॉन्करेंट कहता है तो शुरू की 2 लिख के आएंगे, और कुछ नहीं कहता, सिर्फ कहता है जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ, तो आप तीनों लिखना। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। संगामी कहेगा तो सिर्फ 2 लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर 0। असंगामी कहेगा, नॉन कॉन्करेंट कहेगा तो तीनों लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0। सभी को याद हो गया ये। थ्योरी की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज मैंने आपको बोल के भी सुना दी, इसके अलावा आपको स्लाइड में शो हो रहा है, आप स्लाइड में देख देख के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्लाइड में देख के आप इसको लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गए होंगे हमारे शुरू के दोनों टॉपिक। क्लियर हुआ, ये सभी को क्लियर हुआ है। चलिए अब इसको रफ करते हैं हम और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोनों की कंडीशन याद रहेगी ना। चलिए इसे रफ करते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है हमारा संतुलन का बल नियम। टॉपिक नंबर 3, संतुलन का बल नियम। बल नियम, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे हम इसे फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत आसान है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाकी इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं पहले दोनों टॉपिक से ही बनेंगे। तो जो मैंने आपको संगामी बल निकाय के लिए जो संतुलन के प्रतिबंध बताए थे ना, वही हमारा क्या था, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम था। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, संतुलन, और संतुलन का मतलब क्या होता है, R बराबर 0। यानी यदि कोई भी बॉडी कैसी हो, यदि कोई बॉडी संतुलन की अवस्था में हो, या हम ये कह सकते हैं कोई भी बॉडी तभी हमारी इक्विलिब्रियम में होगी जब उस पर कार्य करने वाले सभी बलों का जो परिणामी होगा वो 0 होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो हम क्या कह देंगे कि हमारी बॉडी कैसी है, संतुलन में है। रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। डेट मीन्स R कब 0 होता है, जब सिग्मा एफ एक्स बराबर भी 0 हो और सिग्मा एफ वाई बराबर भी 0 हो। तो यानी सबसे पहले टॉपिक में और तीसरे टॉपिक में कोई विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ हेडिंग का अंतर है। वहाँ पर कह दिया था कंडीशन बताओ, तो कंडीशन में हम ये दोनों कंडीशन लिखते। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप लॉ बताओ, फोर्स लॉ बताओ इक्विलिब्रियम का क्या है। तो फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर कार्य करने वाले जो फोर्स होंगे उन सभी फोर्सों का रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा। सिर्फ इतना लिखना है आपको। और रिजल्टेंट कब 0 होता है, जब सिग्मा एफ एक्स भी 0 हो, सिग्मा एफ वाई भी 0 हो। क्यों हो 0, बिकॉज हम फॉर्मूला पढ़े हैं R इक्वल टू रूट में सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस
सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। और जब सिग्मा एफ एक्स जीरो होगा, सिग्मा एफ वाई दोनों को जीरो रखेंगे तभी आर जीरो आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कह देंगे, इस नियम के अनुसार किसी बॉडी पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य होगा यदि वह बॉडी इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है। क्लियर। तो आप इसका नियम भी स्लाइड में देख देख के लिख सकते हैं, छोटा सा टॉपिक था, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। इसको आप स्लाइड में से देख के लिख लीजिए। अगला है हमारा संतुलन का आघूर्ण नियम। देखिए चौथा टॉपिक देखते हैं हम। चौथा टॉपिक है हमारा संतुलन का आघूर्ण नियम। संतुलन का आघूर्ण नियम मतलब मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। मूवमेंट लॉ ऑफ मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। मूवमेंट लॉ क्या होता है इक्विलिब्रियम का, ये हम बताने वाले हैं इसमें आपको। तो मूवमेंट लॉ में आप समझ ही गए होंगे क्या। फोर्स लॉ में तो दोनों फोर्स वाले जो कंपोनेंट थे वो जीरो थे। मूवमेंट लॉ में क्या होगा, सिर्फ सिग्मा एम इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सिग्मा एम इक्वल टू जीरो से मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पर कार्य करने वाले सभी फोर्सेस का किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जीरो होना चाहिए, मूवमेंट का सम जीरो होना चाहिए। मतलब अगर किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक फोर्स सिस्टम कार्य कर रहा है, ठीक है, फोर्स सिस्टम कार्य कर रहा है, हमें बताना क्या है, मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, यानी कि संतुलन का आघूर्ण नियम बताना है। तो आघूर्ण नियम में आघूर्ण जीरो हो जाएगा, बल नियम में दोनों बल जीरो थे, आघूर्ण नियम में आघूर्ण जीरो रहेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे थ्योरी की फॉर्म में, हम इसको थ्योरी की फॉर्म में बोलेंगे, इस नियम के अनुसार कोई भी पिंड या कोई भी बॉडी तभी संतुलन में होगी जब उस पर कार्य करने वाले सभी बलों का उसी प्लेन में स्थित किसी पॉइंट के अबाउट या किसी पॉइंट के परितः आघूर्ण का बीजगणितीय योग शून्य हो। समझ पा रहे हैं क्या कहलाता है, संतुलन का आघूर्ण नियम कहलाता है। बस इतनी सी बात थी इसमें। सिग्मा एम बराबर जीरो रहेगा। बल नियम में सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई जीरो रहते हैं, आघूर्ण नियम में सिग्मा एम जीरो रहता है। तो इसको भी आप स्लाइड में देख देख के लिख लीजिए, बहुत आसान सी इसकी थ्योरी है। तो हमारा चौथा टॉपिक भी हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। अब बात करते हैं अपने पांचवें टॉपिक की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद थ्योरी इसकी हो जाएगी पूरी कंप्लीट, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। चलिए रफ करते हैं इसको और देखते हैं अपना अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, मूवमेंट जिसका नाम है, जिससे कि मैं आपको मूवमेंट सिखा दूंगा यहाँ पर कि हम किसी भी बॉडी पर मूवमेंट कैसे लेते हैं। आपको मूवमेंट लेना मैं एटलीस्ट यहाँ सिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है। देखिए हेडिंग लिख लीजिए, लास्ट टॉपिक है पांचवा हमारा, मूवमेंट आघूर्ण। होता क्या है आघूर्ण, बहुत देर से हम आघूर्ण कर रहे थे, अभी आघूर्ण है क्या ये समझ लीजिए। हेडिंग लिख लीजिए सभी, मूवमेंट। चलिए समझाते हैं आघूर्ण, ठीक है, प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये पेन है या मार्कर है, मैंने इस मार्कर में क्या किया, एक धागा बांध करके इधर कोई बॉडी बांध ली सपोज, ठीक है। अब प्रैक्टिकली समझाने के लिए मेरे पास कुछ धागा भी नहीं है इस समय और ना कोई बॉडी है छोटी सी, कोई बात नहीं। आपने क्या किया, कोई कंकड़ लिया है, गिट्टी ली, कोई भी धागे की हेल्प से इससे बांध ली, ऐसे बांध के उसको इस बॉडी के चारों तरफ घुमा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपने क्या है, ये आपने मार्कर ले लिया मेरा या कोई भी एक्सेस ले ली। अब इसके अबाउट आपने कोई बॉडी को घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं आप उसको, क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं आप उसको। समझ पा रहे हैं, डेट मीन्स ये है और ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का ये सेंटर है, सपोज डेट सेंटर है, और ये क्या है, ये आपकी एक एक्सिस हो गई, जिसके अबाउट कोई बॉडी घूमती है उसे अक्ष कह देंगे इस बॉडी की हम। इसके अबाउट घूम रहा है तो हम ऐसे कह देंगे, जैसे अर्थ है, पृथ्वी है, अपनी धुरी के अबाउट घूमती है तो वो क्या, उसकी अक्ष हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो ये बॉडी थी, अगर इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगी ये लगातार, जैसे बॉडी यहाँ है और ऐसे घूम रही है ये ऐसे, तो इस घूमने को क्या कहेंगे हम, आघूर्ण कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। ये तो घूमने का मतलब हो गया इसका, मतलब ये तो प्रैक्टिकली इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमें न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या कहेंगे, प्रैक्टिकली डेफिनेशन समझते हैं ना, यदि कोई बॉडी किसी भी अक्ष के अबाउट घूमती है तो वह उसका आघूर्ण होता है, घूमना, ठीक है, आघूर्ण होता है। दूसरी चीज, अब हम इसको अगर न्यूमेरिकली समझे आघूर्ण का मतलब क्या, तो ये बहुत आसान है। क्या क्या, ये कोई बॉडी है, ठीक है,
यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ से पकड़ के इसको फिक्स कर दिया सपोज, या हिंज कर दिया, यहाँ से आपने पकड़ लिया, जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ लिया, ठीक, ऐसे ऐसे कर रखा है। अब आपने क्या किया, यहाँ से इस पर एक फोर्स लगाया, इधर से ऐसे करके आपने इस पर फोर्स लगाया। सुनना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने सपोज डी मान ली, ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरी, डी है। यहाँ पर मैंने एफ फोर्स लगाया कोई, ये पॉइंट ए है, सुनना बहुत ध्यान से, ये पॉइंट ए है जो मैंने पकड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, ऐसे नीचे रोटेट होना शुरू कर देगी, ऐसे 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 घूमना स्टार्ट कर देगी। अरे भाई ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी ना, ये इस तरह से ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी ये इधर को। तो क्या कर रही है, घूमने का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट जनरेट हो गया इसमें। कोई बॉडी कब घूम सकती है, जब घूम सकती है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है उससे फोर्स कुछ दूरी पे हो, कुछ दूर हो। अब मैंने यहाँ से पकड़ा है और मैं यहीं बल लगा रहा हूँ, क्या मैं इसको इसके अबाउट घुमा सकता हूँ, नहीं। यहाँ से थोड़ी सी भी इधर लगाऊंगा घूमना स्टार्ट कर देगा, यहाँ लगाऊंगा घूमना स्टार्ट कर देगा। तो मूवमेंट तभी किसी बॉडी में जनरेट होगा जब जिस पॉइंट के अबाउट आप उसे घुमा रहे हैं उससे दूरी पे आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। जिसमें मैंने बताया था यहाँ धागा बांधा आपने, तो हम यहाँ घुमा रहे हैं यहाँ, और हम इसके अबाउट घूम रहा है इसके अबाउट, तो यहाँ से बल दूरी पर लग रहा है कुछ, ठीक है। तो कोई ना कोई दूरी होना बहुत जरूरी होता है, और ये दूरी भी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अब मैं इसकी मेन डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ, आघूर्ण होता क्या है। घूमने को आघूर्ण कहते हैं, इतना तो आप समझ ही गए थे। अब मूवमेंट में एम आ रहा है, पहले तो हम इसको एम से तो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आघूर्ण का मान क्या होता है, तो किसी भी बॉडी पर हम कोई बल लगाएं तो ये बॉडी पर लगा हुआ फोर्स हो गया, फोर्स इनटू में इस फोर्स से जिसके अबाउट बॉडी घूमेगी उस बिंदु तक की जो परपेंडिकुलर दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के गुणनफल को हम आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण क्या है, आघूर्ण होता है किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर लगने वाले बल तथा बल से बिंदु तक की लंबवत दूरी के गुणनफल को आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फ्रॉम द फोर्स टू द पॉइंट इज कॉल्ड मूवमेंट। समझ पा रहे हैं, सीधे कह देना आप क्या, प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मूवमेंट। समझ पा रहे हैं सभी, क्या कह देंगे हिंदी में, किसी बॉडी पर लगाए गए बल तथा बल से बिंदु तक की लंबवत दूरी के गुणनफल को आघूर्ण कहते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप सभी को रट लेना है अच्छे से। क्या करना, रट लेना है बहुत अच्छे से। मैंने कहा ये कोई बॉडी थी, ये पॉइंट ए है, मैंने कहा ये 2 मीटर दूरी है, और मैंने यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की दूरी है, और मैंने जो फोर्स लगाया वो यहाँ पर लगा रखा है, ध्यान से सुनिएगा, एफ फोर्स, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है वहाँ तक की दूरी मैंने मान ली यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है ये। मैंने कहा मुझे एफ की जगह पे यहाँ लिख देते हैं, मैं सपोज मैंने लिख दिया 4 न्यूटन है ये, ठीक है। मैंने कहा मुझे आप इस फोर्स के मूवमेंट की वैल्यू बताओ, क्या होगी मूवमेंट की वैल्यू। तो आप क्या बोलेंगे, जो फोर्स लग रहा है पहला फोर्स लिख देंगे गुणा इस फोर्स से और इस पॉइंट तक की लंबवत दूरी। टोटल दूरी से कोई मतलब नहीं है, जहां पर बल लग रहा है बल से और जिस बिंदु के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हैं, ए के अबाउट ले रहे हैं सपोज, तो ए तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना 1 मीटर है, तो 1 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 4 आ गया ये। और देखो 4 न्यूटन तो फोर्स था हमारा और 1 मीटर दूरी थी, तो 4 न्यूटन इंटू मीटर आ गया। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन मीटर होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर। समझ पा रहे हैं, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। ये सभी को समझ आया आघूर्ण क्या है, क्लियर हुआ सबको। अब बात करते हैं आघूर्ण के टाइप। मेनली 2 टाइप के हम मूवमेंट पढ़ेंगे, हटा दें इसे। मेनली जो मूवमेंट होते हैं दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि कोई बॉडी घूम रही है तो बॉडी घूमेगी तो या तो जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई, या तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी, उसे हम क्लॉकवाइज कह देते हैं। क्लॉक जिधर घूमती है उसकी दिशा में क्लॉकवाइज हो गया। दूसरा हम क्या कह देंगे, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। अरे ये कोई घड़ी है और ये घड़ी की सुई है, सपोज ये वाली बड़ी वाली सुई कर ली सपोज आपने, ये घड़ी की सुई, यहाँ 12 बज गए, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 12, इधर 6 हो गया, इधर 3 इधर 9। तो सुई ऐसे ऐसे घूमती है ना, ऐसे ऐसे घूमती है सुई, आपने देखा होगा 12 से 1 की तरफ 2 की तरफ ऐसे जाती है। तो जिधर को सुई घूमती है अगर बॉडी उस साइड घूम रही है तो क्या कह देंगे, तो कह देंगे क्लॉकवाइज है मूवमेंट। कैसा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है पहली चीज़। इधर लिख देते हैं, पहला कैसा होता है हमारा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट, मैं टाइप्स बता रहा हूँ मूवमेंट के, ध्यान से सुन लीजिएगा। मूवमेंट के टाइप, क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज की हिंदी होती है हमारी दक्षिणावर्त। अरे बाप रे, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त आघूर्ण, ठीक है। आघूर्ण कितने 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज समझ गए आप सभी, क्या घड़ी की सुई की दिशा में। अगर मैं पूछूं ये वाला मूवमेंट मेरा कैसा है, तो कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और घड़ी की सुई भी ऐसे ऐसे घूमती है ऐसे, तो ये वाला कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैंने क्या किया, ये कोई बॉडी है, यहाँ पॉइंट था ए,
ये डिस्टेंस d है यहाँ से यहाँ तक की, और मैंने इस बार फोर्स नीचे से लगा दिया इस तरह से, फोर्स किधर लगा दिया, नीचे से लगा दिया ऐसे, ये F फोर्स लग रहा है सपोज। अब मैं कहूँ ये वाला कैसा मूवमेंट है, तो ये बॉडी को कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे ही तो घुमाएगा ये। अरे यहाँ से पकड़ो, यहाँ से फोर्स लगाओ, ऐसे घूमेगा। तो जब ये ऐसे घुमाएगा इसको, तब कैसे घूम रहा है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, सुई इधर घूमती है, ये इधर घूम रहा है, उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो क्या कह देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं वामावर्त, वामावर्त आघूर्ण। लिख लेंगे इसे इजीली, आप लिख लेंगे, दोनों डायग्राम हो गए। तो क्या बोलेंगे हम इसमें, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यदि कोई फोर्स किसी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने का कार्य करता है, या वह मूवमेंट जो किसी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंड जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लियर हुआ सभी को, ये वाला क्लॉकवाइज था, ये दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर ना। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ मूवमेंट का, जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मूवमेंट का यूज कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में, कहाँ पर मूवमेंट का यूज होगा। और मूवमेंट का छोड़ो, पूरे चैप्टर का इस वाले का कैसे यूज करेंगे हम, वो मैं आपको सिखा देता हूँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से। तो इसकी जो थ्योरी है मूवमेंट की, वो भी आप स्लाइड में देख के लिख लीजिए, आपको स्लाइड में शो हो रही होगी। एंड मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, जिससे मैं इसके सभी कंडीशन आपको ईजिली बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक और स्लाइड से लिख लीजिए थ्योरी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना एक क्वेश्चन, ठीक है। आज के इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। जैसे ये कोई भी आपकी छड़ है, छड़ मतलब कोई रॉड है, जैसे हम बीम भी कह सकते हैं। मैं आपको बीम वाले चैप्टर में भी इस क्वेश्चन को कराऊंगा, वहाँ भी होगा ये। फिलहाल आप यहाँ पर कंडीशन समझ लेंगे। यहाँ ये पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट कोई बी है। इस पॉइंट ए पर एक रिएक्शन है आर ए, पॉइंट बी पर एक रिएक्शन है आर बी, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है टोटल, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर, ए से बी तक। एंड एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है, एक फोर्स यहाँ ऊपर से नीचे की ओर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऐसे, और एक फोर्स ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक फोर्स को मैंने सपोज वैल्यू को बोल दिया कि ये 5 न्यूटन है, सपोज 5 न्यूटन, और इस फोर्स की वैल्यू मान ली 10 न्यूटन है, क्लियर। इस तरह से ये दो फोर्स लग रहे हैं। पॉइंट को नाम दे सकते हैं, ये सी पॉइंट है और ये वाला पॉइंट डी है। ये भी 2 मीटर है, ए से डी तक, और डी से सी तक भी 2 मीटर है, और सी से बी तक भी 2 मीटर है। ये 2-2 मीटर की दूरी है, मतलब यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। समझ पा रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस छड़ पर या इस बीम पर रिएक्शन आर ए एंड आर बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। आपसे आर ए और आर बी की वैल्यू पूछी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें कितने 1 2 3 4 बल हैं, 4 बल, 4 में से 2 दे रखे हैं, मैं 2 नहीं दे रखे। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास ये कैसे हैं, ये हैं आपके नॉन कॉन्करेंट फोर्स, अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं, असंगामी बल हैं। तो ऐसे केस में हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन, जो अलग अलग पॉइंट वाली कंडीशन थी। इसकी 3 कंडीशन आपको बताई थी। पहली बताई थी सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, दूसरी कंडीशन बताई है आपको सिग्मा एफ वाई बराबर 0, एंड तीसरी जो कंडीशन बताई है वो बताई है सिग्मा एम बराबर 0। ये 3 कंडीशन है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है एक्स अक्ष की तरफ, यानी इस तरह से जो फोर्स लग रहे हों, इस तरह से जो फोर्स लगते हैं, क्या इसमें कोई फोर्स लगा हुआ है ऐसा एक्स अक्ष की तरफ? कोई फोर्स नहीं लगा, तो हम इस वाली कंडीशन का यूज नहीं करेंगे, अभी इस वाले क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा देखें एफ वाई, एफ वाई का मतलब वाई अक्ष की ओर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो फोर्स लगते हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, ये लग रहा है, ये है, ये चारों फोर्स वाई अक्ष पर लगे हैं, कुछ ऊपर की ओर है, कुछ नीचे की ओर है, इसका यूज करेंगे। एंड तीसरा, अगर ये अलग अलग पॉइंट पे हैं तो हम मूवमेंट का भी यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि हमें इसमें 2 कंडीशन लगानी है, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम। अब इन दोनों कंडीशन को यूज करने से पहले आपको यहाँ लिखना होगा, इसको सॉल्व करने से पहले, कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में इंग्लिश में लिख देंगे हम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम
कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है दोस्तों? इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जो आपके सामने लिखी है। पहले हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिग्मा एफ वाई बराबर 0 का यूज। अब बाई एक्स पर जो फोर्स लगते हैं आप सबको बता रखा है, ऊपर बाई एक्स पे प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ठीक है। तो जो ऊपर की ओर जिनकी दिशा है उसे तो प्लस में ले लेंगे, जिनकी डायरेक्शन नीचे की ओर है उन्हें माइनस में लेंगे। एक तरफ से शुरू करना है, हम सपोज इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से और आगे तक चलेंगे। पहला फोर्स आर बी ऊपर की ओर है, प्लस में लेंगे, ठीक है। आर बी ले लिया प्लस में, माइनस में लेंगे 5 नीचे की ओर था, एंड अगला ये नीचे की ओर है, इसे माइनस में लेंगे, ठीक है। एंड अगला फिर ये आर ए ऊपर की ओर है, प्लस में लेंगे। हमने क्या किया? सभी बलों को जोड़ दिया, इसको सिग्मा एफ वाई कह दिया। समझ पा रहे हैं सभी? 10 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 15 हो गए। माइनस के 15 को इधर लाएंगे, इधर आके प्लस 15 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आर ए प्लस आर बी कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 15 न्यूटन, ठीक है, 15 न्यूटन। ये हमारी एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। ये हमारी क्या मिल गई? पहली इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन। समझ आया सभी को? तो आर ए प्लस आर बी बराबर 15 मिल चुका है। एक कंडीशन यूज कर चुके हैं हम, अब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, सिग्मा एम बराबर 0। सिग्मा एम बराबर 0। अब देखिए सिग्मा एम बराबर 0 हम कैसे यूज करेंगे। हालांकि बीम वाले चैप्टर में मैं आपको इसका साइन कन्वर्जन भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना सुन लीजिए सिर्फ अभी के लिए, क्या कि जो फोर्स आपके, अगर आप इस इधर से स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो जो फोर्स ऊपर की ओर लगेंगे उन्हें प्लस लेना, जो नीचे की ओर लगेंगे उन्हें माइनस लेना। समझ आ रहा है ना? ऊपर की ओर जो लगते हैं वो प्लस होते हैं, बाई एक्स ऊपर प्लस होता है, नीचे की ओर वाले माइनस लेंगे, ठीक है। इस तरह समझ लीजिएगा। या इसी को मैं कह सकता हूँ, ऊपर की ओर का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पॉइंट है, यहाँ फोर्स लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो जो एंटी क्लॉकवाइज है उन्हें प्लस ले लीजिए, जो क्लॉकवाइज है उन्हें माइनस। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, सभी क्लॉकवाइज को प्लस ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। मतलब एक तरफ के प्लस, एक तरफ के माइनस लेने हैं आपको। या बिल्कुल ईजी समझ लीजिए, आप ऊपर की ओर वाले प्लस, नीचे की ओर वाले माइनस, चलना इधर से शुरू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ मैं दूसरी कंडीशन लिख रहा हूँ अपनी, क्या? सिग्मा एम बराबर 0। अब मैं किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा, तो मैं ए के अबाउट ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिग्मा एम ए बराबर 0। ए लिखेंगे सफिक्स में, इसका मतलब हो गया कि हम ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। अब मूवमेंट कैसे लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी बल लेंगे हम, उस बल से और जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ तक की लंबवत दूरी लेते हैं। जैसे मैंने पहला बल लिया आर बी, मैंने क्या लिया? आर बी। अब आर बी बल गुणा दूरी होता है मूवमेंट, बल ले लिया, अब दूरी लेंगे, कहाँ तक की दूरी लेंगे? जिस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ तक की। तो आर बी से ए तक की दूरी कितनी है? 6 हो गई। समझ आया? फिर ये नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस लेंगे। समझ पा रहे हैं? कितना है? 5 है। दूरी लेंगे, दूरी कितनी है? अब 5 वाले से फिर ए तक की दूरी, जिसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं वहाँ तक की दूरी लेनी है, 5 से ए तक की दूरी। अगला 10 लेंगे, यहाँ से ए तक की दूरी। अगला आर ए लेंगे, यहाँ से ए तक की दूरी। यानी कि हमें जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ तक की दूरी लेनी है हमें हर एक फोर्स से। 5 ले लिया माइनस का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 2 4, 4 हो गई। माइनस ये 10 है, अगला 10 है, नीचे की ओर है, माइनस में लिया, माइनस 10। दूरी कितनी है? यहाँ से ए तक की दूरी 2 है, 2 ले ली। समझ पा रहे हैं? एंड अगला क्या है? आर ए, ऊपर की ओर लग रहा है तो आर ए इंटू दूरी कितनी है आर ए की? ए ही पॉइंट पे लग रहा है, कोई दूरी नहीं, 0 है। बराबर का साइन लगा के 0 रख दिया। इतना समझ आ रहा है? 6 का गुणा आर बी में करेंगे, 6 आर बी हो गया ये, माइनस 5 चौक 20 हो गया, माइनस 10 दूनी 20 हो गया। आर ए गुणा 0 0 हो जाएगा, तो बराबर में इधर 0 आ गया। 20 और 20 40 हो गया, इस साइड ले जाइए 40 हो जाएगा। तो 6 आर वी कितना आ गया दोस्तों? यहाँ से बराबर में 40 आ गया, 40। 6 को डिवाइड में ले आइए, तो यहाँ से जो हमारा आर वी की वैल्यू आ गई, यहाँ से आर वी कितना आ रहा है दोस्तों? 40/6। आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, तो पॉइंट में कितना आएगा? ये 6 छिंग 36 होता है। कितने बचे? 4 बचे, फिर से 40 हो गया, 6 छिंग 36, तो 6.67 न्यूटन कह सकते हैं हम। ये 6.67 आ गया आर वी की वैल्यू। इस आर वी का मान उठा के यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, तो यहाँ से आर ए भी हमारा निकल जाएगा 15। आर बी को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा। कितना है आर बी? 6.67, 6.67, 6.67 घटा दीजिए आप इसमें से, तो इधर कर दीजिए इसको 67। अगर हम 100 में से घटा देंगे 67 को तो कितना बचेगा? अरे भाई 15.00 कीजिए, इधर कितना है ये? 6.67। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 33 बचा पॉइंट, यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 8 बचे, 8.33 आ गया, 8.33 न्यूटन। तो आर ए आ गया 8.33, दिख रहा है यहाँ तक? आर ए आ गया 8.33 और आर बी आ गया 6.67। ये दोनों हमारे वैल्यूज हो गई।
समझ पा रहे हैं? मैं देख लूँ एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा पूरा? यस दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस कंडीशन लगानी है, इस तरह से फोर्स आ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जस्ट ये एक डेमो था आपके लिए छोटा सा, क्योंकि थ्योरी हम इसकी पूरी कवर कर चुके हैं। अब हम ऐसे और अलग तरह के कॉन्क्रेंट, नॉन कॉन्क्रेंट, हर तरह के फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा लगा के क्वेश्चन करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का भी यूज होगा इस चैप्टर में, तो बिल्कुल परेशान ना हो। थ्योरी वाला पार्ट हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया। एक और लेक्चर आएगा इस चैप्टर का जिसमें कि मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थोड़ा सा धैर्य रखें प्लीज़ करके, एंड आप इस क्लास को देखिए और साथ साथ नोट्स जरूर बनाएंगे अपने, जिससे कि रिवीजन में आपको बाद में हेल्प हो, ठीक है। सभी नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।